we have our old friend, journalist, man about town, Congress spokesperson, and a man who's really and truly worked very, very hard for the Congress. कांग्रेस के लिए जिन्होंने बहुत बहुत मेहनत करी है, निजामुद्दीन रहीम साहब. निजामुद्दीन रहीम साहब, नमस्कार. सर नमस्कार. नमस्कार सर, नमस्कार 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 नमस्कार. क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, नया साल आने वाला है उसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और भारत न्याय यात्रा की और भी शुभकामनाएं. यस. लेकिन निजाम साहब कुछ जरा देर नहीं हो गई, लगता नहीं है आपको? जरा जल्दी शुरू करनी चाहिए थी ना, जरा देर हो गई, मुझे ऐसा लग रहा था. हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ. नहीं, कल बात आपकी सही है, हम लोगों को भी लगा था कि और पहले शुरू होनी थी, लेकिन आप कल देखेंगे कि कल नागपुर में 10 लाख लोगों का एक जबरदस्त रैली राहुल गांधी के नेतृत्व में है, और लोग आज रात से ही सब जगहों से निकलना चालू हो गए हैं, बसें ये वो. तो उसका कवरेज कल एक बहुत बड़े पैमाने पर देश के सामने होगा. और उसके बाद यात्रा का टाइम भी बिल्कुल ठीक ठाक है, क्योंकि इस बार थोड़ी सी परिवर्तन रहेगी, लेकिन काफी कई राज्यों को होते हुए और महाराष्ट्र के मुंबई में इसका समापन होगा. तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत देर तो नहीं कह सकते, क्योंकि पिछली यात्रा का असर अभी तक है लोगों के दिलो दिमाग में. तो इस यात्रा के शुरू होने से और लोकसभा के चुनाव तक बहुत सारा कुछ देखने को इस देश को मिलेगा. तो मैं समझता हूं कि नेतृत्व ने जो भी निर्णय लिया है, और लोगों में उत्साह है, कांग्रेस में तो उत्साह ही है, और बड़े पैमाने पे लोग जुड़ रहे हैं. और जैसे ही अनाउंसमेंट आया, आपने देखा होगा पूरे देश भर में सोशल मीडिया पर, और राहुल जी, उनकी टीम और उनके चाहने वाले, पार्टी के सारे नेतृत्व के सारे साथी सभी स्वागत करते नजर आए, और सब बिल्कुल तन मन धन से तैयार हैं, और इस यात्रा को बहुत ही बढ़िया तरीके से इस देश में सफल करेंगे, और इस यात्रा का रिजल्ट भी आप देखेंगे. लेकिन कल तो आपकी एनिवर्सरी है साहब, 138वीं सालगिरह है कांग्रेस के स्थापन की. कंप्लीट करके जा रहे हैं, 139वें में प्रवेश करेंगे जी. और 138 की इस एनिवर्सरी में आप देखेंगे कि पहली बार मेरा ख्याल है कि इतने बड़े पैमाने पर देश में ये प्रोग्राम कल हो रहा है. सारे कांग्रेस के लीडर, सभी सीडब्ल्यूसी के सदस्य, सभी जितने वर्किंग हमारे जनरल सेक्रेटरीज या लोग हैं, सबके सब नागपुर पहुंच चुके हैं. और आज जो है नागपुर में है कि नासिक में? कहाँ है? नासिक में है कि नागपुर में? नागपुर सर. नागपुर में जी. नागपुर में है सर जी. राम मंदिर 22 जनवरी 12:22 नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री प्राण प्रतिष्ठान करेंगे, और जबरदस्त एक कार्यक्रम लगातार मैं बोलता हूं सैम पिट्रोडा, मगर आपका जो ओवरसीज कांग्रेस के जो चीफ है सैम पिट्रोडा ने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी पे आलोचना किया. बोले आप इतने प्रधानमंत्री होकर इतने वक्त आप राम मंदिर के लिए डिवोट कर रहे हो. अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं डेवलपमेंट काम में और अपने आप को उलझा देते, मैं स्कूल की तरफ देखते, मैं कॉलेजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप और अलग अलग डेवलपमेंट काम में अपने टाइम. तो आप ये सैम पिट्रोडा जी कांग्रेस के ओवरसीज किस प्रकार से देखते हो? आप आलोचना की है मोदी जी के, बहुत वक्त दे रहे हैं राम मंदिर के लिए. नायर साहब, दो बात है कि आपने एक बात कही कि प्रधानमंत्री जो है वो प्राण प्रतिष्ठा करेंगे मंदिर में. बिल्कुल. तो हिंदू धर्म के रिवाज के हिसाब से कोई भी आदमी अगर अपनी पत्नी के साथ नहीं है तो वो नहीं कर सकता जी. आप ये हिंदू लॉजिक की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि हिंदू धर्म की उस व्याख्या को कर रहा हूं जो सदियों से हम देखते आ रहे हैं. सदियों से परंपरा देखते आ रहे हैं कि लक्ष्मी और गणेश या जिसकी भी पूजा है बगैर दोनों के होती नहीं है. दूसरी चीज है कि प्राण प्रतिष्ठा कोई मंदिर का पुजारी करेगा वो मरमीन होगा, और उसके अलावा ये दूसरों के लिए कोई इनके पास रास्ता नहीं है. और भारत को खुशी होगी, भारत के लोगों को खुशी होगी कि एक बहुत दिनों से एक संकल्पना थी जो पूर्ण हुई और देश के सामने वो आ रहा है. लेकिन आपने देखा होगा कि बजाय पूरे देश के हिंदुओं को समर्पित करने के बजाय उन्होंने बीजेपी को समर्पित किया है. तो ऐसा लगता है कि ये राम मंदिर सिर्फ बीजेपी का है, जबकि ये राम मंदिर इस देश के एक सारे हमारे हिंदू भाइयों के लिए होना है. तो वो एक विषय आएगा. दूसरी चीज जो सैम पित्रोदा जी की बात है, आप जानते हैं सैम पित्रोदा जी जो है राजीव गांधी के जमाने में जब अटल जी ने बैलगाड़ी पर बैठकर संसद का घेराव किया था, आपको याद होगा कंप्यूटर युग लाने वाले व्यक्ति का उस वक्त विरोध इन्होंने किया था.
तो आज भी जो बात सैम पित्रोदा कह रहे हैं कि उनको जो है डेवलपमेंट चाहिए, स्कूल चाहिए, कॉलेज चाहिए, यूनिवर्सिटी चाहिए, तो अभी तक तो देश के प्रधानमंत्री ने हवा में ही बनाई है। हर 3 मिनट में एक यूनिवर्सिटी बना रहे थे, हर 5 मिनट में एक IIM बना रहे थे, हर 10 मिनट में एक अस्पताल बना रहे थे, और 1000 से ज्यादा मॉडर्न सिटीज बना रहे थे। तो अब कहाँ है, कहीं दिख नहीं रहा है। राम मंदिर चूंकि धार्मिक विषय था, और अगर ये नहीं पूरा कर पाते तो शायद इनके पास समाज में जाने और देश में प्रचार करने का कोई विषय भी नहीं था। इसलिए मैं समझता हूं कि पित्रोदा जो है, शाम में उन्होंने जो बात रखी है, धर्म के साथ इस देश में डेवलपमेंट की भी जरूरत है, क्योंकि ये देश आज 21वीं सदी में प्रवेश कर रहा है, और हम भारत के जिस मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहे हैं, वहां आज इन सब चीजों की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि धर्म व्यक्तिगत विषय है। धर्म जो है वो व्यक्तिगत विषय है। कोई भी धार्मिक व्यक्ति अपने धर्म में जो उसकी क्रियाएं हैं, उसको उन्हें करना है, तो उसके लिए स्थान की जरूरत है, वो सरकारें तैयार करें या समाज तैयार करके उन्हें दे। इसलिए बहुत बड़ा मुद्दा नहीं आएगा। बहुत बड़ा मुद्दा इस देश का डेवलपमेंट और इस देश का जो नवीनीकरण होना है, जिस दौर में हम जा रहे हैं, उसका। निजाम साहब जी, राम मंदिर के उद्घाटन के बाद, प्राण प्रतिष्ठा पूजन के बाद, विश्व हिंदू परिषद और बाकी जितने भी हिंदू संगठन हैं उनके साथ जो जुड़े हुए हैं, सब नहीं जो उनके साथ जुड़े हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, RSS हो गए, ये सब लोग हो गए, सब लोगों ने मिलकर के तकरीबन 150 के 200 के करीब फंक्शन प्लान किए हैं पूरे भारत में, नॉर्थ ईस्ट में भी, बिहार में भी, असम में भी, उत्तर प्रदेश में भी, मध्य प्रदेश में, मतलब जहाँ जहाँ श्री राम के पैर पड़े हैं, एक तो वहाँ पर जो जो तीर्थ स्थान है वहाँ पर, और उसके अलावा मुंबई की बाणगंगा हो गई, वहाँ पर भी, रामेश्वरम में, अपने पंचवटी में, गोदावरी के किनारे, चित्रकूट में, मध्य प्रदेश में, हर जगह पर जो श्री राम शोभा यात्रा वगैरह निकाली जाएगी, अलग अलग फंक्शन होंगे वगैरह वगैरह, कि आखिरकार 496 साल के बाद एक बार फिर श्री राम का मंदिर दोबारा पुनः उसका निर्माण हो गया। तो इस तरफ राहुल गांधी जी की यात्रा शुरू हो गई मणिपुर से। अब मेरा ये कहना है कि यात्रा के द्वारा या किसी और तरीके से ये जो पूरी शोभा यात्राएं निकलेंगी, मंदिरों में आरतियां होंगी, श्री राम का संदेश जाएगा, ये कहा जाएगा कि मोदी जी विष्णु जी के 11वें अवतार हैं वगैरह वगैरह, अब उसका मुकाबला कांग्रेस कर पाएगी क्या? निजाम साहब देखिए सर, जब आपको याद होगा सर कि जब पहली यात्रा शुरू हुई थी तो लोग मजाक उड़ा रहे थे। आपने देखा होगा कि जिस दिन यात्रा शुरू हुई तो लोगों को लगता था कि ऐसे ही छोटा सा है, कोई इधर उधर हो जाएगा, लेकिन उस यात्रा का कोई बदल इस भारत में अब तक नहीं हुआ। अगर आपको याद हो कि पूरी दुनिया ने उसको कवरेज किया और पूरी दुनिया ने इस बात को माना कि इतनी बड़ी यात्रा इस देश में संभव नहीं थी, और उसको जो है उन्होंने संभव कर दिखाया। और सारे जितने हमारे मौसम है, यानी इस देश में जितनी चीजें हैं, चाहे वो गर्मी का मौसम हो, बारिश का हो, बर्फ पड़ती हो, उन्होंने उनके पैर कहीं डगमगाए नहीं, और उन्होंने अपनी यात्रा को तैयार करके दिया और देश में नफरत के एक बड़े माहौल को खत्म किया। दूसरी यात्रा भी पहले से प्रपोज थी। ऐसा नहीं है कि हम राम मंदिर का इशू आ रहा है इसलिए हम अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं। हमारी दूसरी यात्रा भी पहले से प्रपोज थी, थोड़ा आगे पीछे हुआ, लेकिन ये यात्रा भी इस देश में एक नया संचार देगी, और इस यात्रा की ताकत से इस देश में बदलाव आएगा। जहां तक मंदिर का सवाल है, मंदिर तो भारत में ही बनना है, और भगवान राम इमामुल हिंद हैं, यानी हिंद के इमाम हैं। ये मौलाना आजाद ने लिखा, ये सारे लोगों ने लिखा। तो अगर भारत में वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और RSS के लिए अगर वो मंदिर के निर्माण का महत्व दे रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि ये देश ऑलरेडी पहले से हिंदुत्व वाला ही देश है। जिस देश में 150 करोड़ की आबादी हो, अगर उसमें ये चंद फंक्शन चंद जगहों पे जाके करते हैं और उसका ध्रुवीकरण करने की कोशिश करते हैं, तो मैं नहीं समझता कि वो बहुत बड़ा संभव होगा। क्योंकि आप देखिए, बंगाल में उनका सफाया है, जीरो है। बिहार की हालत आप देख रहे हैं, कर्नाटका आपने देख ही लिया, तमिलनाडु आप देख रहे हैं, आंध्रा उनके हाथ में नहीं है। उसके अलावा आप देखेंगे कि नए इलेक्शन में उनको एक राज्य जो है वो मध्य प्रदेश का मिला है, यानी
बीजेपी अब हिंदी बेल्ट के बाहर कहीं नहीं बचेगी। देश का 75% इलाका जो है वो हिंदी बेल्ट से हटकर है। तो हिंदी बेल्ट में जो 3-4 राज्य है उसमें उनका जो असर है वो असर भी इस यात्रा के बाद दिखेगा, क्योंकि हमारा जो काम है वो है नफरत खत्म करना, देश में भारत के संविधान को लागू करना, बाबा साहब अम्बेडकर और उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाना। हमारा काम नहीं है कि हम समाज को तोड़े, हमारा काम नहीं है कि हम हिंदू विचारधारा को लेकर ध्रुवीकरण करें। तो ये उनका जो प्लान है वो 4-5 राज्यों को छोड़कर आप देखिएगा कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या जो 4-5 राज्य हैं इनको छोड़कर बहुत बड़ा कोई असर नहीं होगा। और जिन 3 चुनावों की बात अभी बीच में हो रही थी वहां भी आपने देखा होगा कि हम बॉर्डर लाइन पर खड़े हैं, उनके और हमारे वोट में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है कि वो हमें जो है कुछ नई चीज सिखा पाएंगे। तो इसके लिए हमारी भी तैयारी है। मगर सैम पिट्रोडा के जवाब में जो अमित शाह जी लगातार आजकल में लगातार डेवलपमेंट के जो मोदी साहब ने किया है उसके बारे में 13.5 करोड़ गरीब लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया, 4 करोड़ लोगों को आवास योजना के अंदर घर दिलाया, 12 करोड़ लोगों को शौचालय बना के दिया, उनको शौचालय नहीं इज्जत घर बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी। उज्ज्वला गैस कनेक्शन से 9.5 करोड़ लोगों को फायदा, नल से जल 11 करोड़। तो और डेवलपमेंट क्या है निजामुद्दीन जी, क्या डेवलपमेंट हो सकता है? अभी आप डेवलप सर नायर साहब, ये देश 150 करोड़ लोगों का है। नायर साहब ये देश 150 करोड़ लोगों का है। अगर 2-4 करोड़ लोगों को घर और 2-4 करोड़ को सिलेंडर दे दिया तो ये 0.5% भी नहीं होता। और जिस उज्ज्वला की आप बात कर रहे हैं, मेरे साथ चलिए आपको दिखाओ, वो घर के अंदर रखा हुआ है, उसके ऊपर जो हमारे यहाँ उपरी होती है ना, उपरी जो गोबर से बनती है, आज भी उससे रोटी बन रही है, क्योंकि 500 रुपए का राशन लेके 1100 के सिलेंडर में गरीब रोटी नहीं बनाता सर। फोटो खिंचाने के लिए और फोटो शॉपिंग करने के लिए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन उसका भविष्य आपने देखा नहीं। जन धन योजना का भविष्य भी आपने देखा होगा। मैं भी बैंक में डायरेक्टर रहा हूं, मुझे पता है कि उन खातों में कितना पैसा आया और कितना पैसा जा रहा है। तो जिस जगह महासमुंदर है भारत, 150 करोड़ की जनता में अगर वो कह रहे हैं कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो इससे बड़ा झूठ क्या होगा कि रोज क्या इस देश में 40,000 से ज्यादा उद्योगपति रोज भाग रहे हैं भारत छोड़ के। तो ये इस तरह का डेवलपमेंट बात करना। अब आज उनका एक बयान आया है कि मुझे जो है आप बंगाल में जो है 35 सीटें अगर आप दे दें तो मैं 16 बंगाल बना दूंगा। अरे आप क्या बना देंगे? आपने इस देश को कहां पहुंचा दिया है? वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व के नाम पर जितना उन्होंने टिका रखा है उससे ज्यादा उनके हाथों में कुछ नहीं है। और अभी आजकल नई चर्चा प्रधानमंत्री की चल रही है कि यूट्यूब पर प्रधानमंत्री आ गए हैं, 2 करोड़ फॉलोअर हो गए। अरे जिस देश में 150 करोड़ लोग रहते हो, 2 करोड़ फॉलोअर तो किसी नचनिया फिल्म स्टार के भी हो जाते हैं जी। ये तो भारत के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री आपका वो प्रधानमंत्री जी तुलना कर रहे पूरे देश विदेश के जितने पॉलिटिकल लीडर्स हैं, पूरे दुनिया के पॉलिटिकल लीडर्स को आप देखोगे, बीजेपी का कहना है कि मोदी जी 2 करोड़ फॉलोअर सबसे ज्यादा है। इसमें उनका लोकप्रियता दर्शाता है, उनके लीडरशिप स्किल्स दर्शाता है। विजन जो मोदी साहब के विजन जो है, और जो गरीबों के लिए 80 करोड़ लोगों को रेशन फ्री, और जिस प्रकार से रेशन फ्री के माध्यम से लोगों को जीत लिया है दिल और करीब आए हैं लोग, तो जो प्रेम है लोगों का वो दर्शाता है, बीजेपी का कहना है। राशन फ्री देकर बीजेपी इस देश में बजाय डेवलपमेंट या गरीबी खत्म करने का काम नहीं कर रही, बल्कि गरीबों को और तबाही को डाल रही है। दूसरी चीज इनके डेवलपमेंट का, इनके मुख्यमंत्री का आपने 2 दिन पहले बयान देखा होगा, राजस्थान में उसने श्रद्धांजलि प्रधानमंत्री की अर्जित कर दी। आपने देखा कि नहीं? वहां के मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित करता। यानी ये इनके लोगों का ज्ञान है, इतने ज्ञानी हैं ये लोग कि अपने प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। दिल में है उसी राज्य के दूसरे एक सर आपको और बता रहा हूं, उनके उसी राज्य के और एक नेता ने कहा कि मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, ये सब चैनलों पर आ रहा है। जिस देश में इतना ज्ञान इसकी सरकारों के पास हो कि अपने प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दे रहे हो या प्राइम मिनिस्टर को मुख्यमंत्री अनाउंस कर रहे हो, उस राज्य का डेवलपमेंट क्या होगा?
आप चूंकि लोकतंत्र है, यहाँ सर गिने जाते हैं, इसलिए जो भीड़ आई है वो भी इनकी अपनी नहीं है। जिस दिन ये दुकान टूटेगी सब जहां से आए हैं वहीं लौट जाएंगे। इसलिए ये ख्वाब देखना बिल्कुल नगण्य है। और मैं बहुत ज्यादा अस्वस्थ हूं कि हमने जो परसेंटेज हम वोट लिए हैं इस देश में, या जनता ने हमें जो वोट दिए हैं वो 2024 के लिए हमारे लिए वरदान साबित होगा। क्योंकि आपने खुद देखा है कि 2003 और 2004 में जिस तरह से जनता ने कांग्रेस को प्यार देके बिठाया था, वही 2024 में इसकी पुनरावृत्ति होगी। मोदी जी कितना भी उछल कूद कर ले, लेकिन जो भारत का ज्ञान है या जो भारत की सांप्रदायिक चीजें वो बिगाड़ना चाह रहे हैं, वो सब होने के बावजूद भी जनता इस देश में शांति चाहती है, डेवलपमेंट चाहती है और नाम चाहती है। लेकिन यहाँ पर निजामुद्दीन साहब, नाम डेवलपमेंट आया। निजाम साहब सीधी बात है, राजस्थान में आप सिर्फ 1.2% से पीछे रह गए, 1.2% से। मध्य प्रदेश में आपका और भारतीय जनता पार्टी का फर्क 6.5 और 7.5% के करीब था, और छत्तीसगढ़ में 4% के करीब था। मैं आपसे जानना चाहता हूं, जब कांग्रेस इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है, आपकी संस्था हर जगह पर है, और जिसको पैन इंडिया पार्टी कहते हैं ना, जो पार्टी पूरे हिंदुस्तान में हो, जम्मू एंड कश्मीर हो, बाकी नॉर्थ ईस्ट हो, यूपी हो, कन्याकुमारी हो, साउथ हो, वो सिर्फ कांग्रेस है पूरे हिंदुस्तान में। क्योंकि आपकी हिमाचल में भी सरकार है, आपकी तेलंगाना में सरकार है, कर्नाटक में सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की विंध्याचल के नीचे यानी विंध्याचल के दक्षिण में कोई सरकार नहीं है। लेकिन आप भारत के उत्तर में भी हैं, दक्षिण में भी हैं, और जहां तक के पूर्व का सवाल है, वहां पे झारखंड में और बिहार में आप कोलिशन में हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इंडिया अलायंस का, मुझे तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस को बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि इंडिया अलायंस के आपके, सर पूरी बात सुन लें, आपके जो माननीय पार्टनर है, जैसे स्टालिन साहब हो गए, उनके सुपुत्र हो गए स्टालिन जूनियर साहब हो गए, वो जिस प्रकार के वक्तव्य दे रहे हैं, और मौर्य साहब हो गए समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश में, वो जिस प्रकार के वक्तव्य दे रहे हैं हिंदुओं के खिलाफ, सनातन के खिलाफ, हिंदुत्व के खिलाफ, मुझे लगता है कि कांग्रेस को तो अपनी छवि बचाते बचाते ही बहुत नुकसान होने वाला है इन लोगों से। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को 542 सीट अकेले लड़नी चाहिए, फिर देखें क्या होता है। मुझे ऐसा लगता है कि आप ज्यादा सफल होंगे अगर आप अकेले लड़ें, तो मैं ऐसा मानता हूं। देखिए सर, ये क्या है, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं कहीं ना कहीं उनके असर है, हम उससे इनकार नहीं करते। और क्षेत्रीय पार्टियों की ताकत से 2024 हमारे लिए बहुत बढ़िया इसलिए आएगा क्योंकि अब इस देश में आज प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ले लीजिए ना, वहां वो अकेले नहीं है कि बीजेपी ने उनको सरकार बनाया है, उसमें बहुत सारे दल शामिल है, 30-32 दल शामिल है। तो एक दौर आया है और आगे जाके इसका बदलाव भी होगा, क्योंकि धीरे धीरे कोलिशन का के मामला खत्म भी हो रहे हैं। लेकिन हम नहीं चाहते कि देश में किसी को अलग किया जाए, सारे लोग मिलकर जो प्रयास कर रहे हैं, और सारा समझौता भी 2024 का है, और जो किसी के व्यक्तिगत विचार हैं उससे हम किसी को कैसे रोक सकते हैं। तो जो आदमी पार्टी लेवल पर जो डिसीजन होगा, जो मैनिफेस्टो आएगा, जो संगठन बनेगा या जो टिकटों के बंटवारे होंगे, वो इस सारे तालमेल को लेकर होगा। और आप देखेंगे कि 2024 की जो पिक्चर आएगी वो बहुत ही जल्द आपके सामने आने लगेगी। और जहां जहां वोट का परसेंटेज हमारे कम है बीजेपी से, 2%, 3%, 1.5%, उनको भरने का काम शुरू हो गया है। आपने पिछले 4 दिन में आपने देखा कि कांग्रेस बिल्कुल नई तैयारी के साथ, नए अपने पूरे कलेवर के साथ आ रही है। अपने बहुत सारे छत पद को उन्होंने चेंज किया है, बहुत सारे नए पदाधिकारी बना रहे हैं, नए लोगों को चांस दिए जा रहे हैं। तो इससे ये लगता है कि बदलाव की जो बयार है उसके रुख को कांग्रेस बिल्कुल भाग चुकी है और उस चीज को तैयार करके सामने आ रहे हैं। मगर जिस प्रकार से जूनियर खरगे साहब के जो लड़के हैं कर्नाटक में, उन्होंने कहा कि राम मंदिर तो आप बना रहे हो,
बोले मोदी जी आप राम मंदिर बना रहे हो मगर राम राज्य कब आएगा? 10 साल हो गए, राम राज्य अब तक नहीं आया। जूनियर खरगे का कहना है, बोले अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी एकदम उच्च सीमा पर है, डेवलपमेंट उस ढंग से नहीं हो गया था, जो आपने वादा किया था 10-12 कोई भी पूरा नहीं हुआ। राम राज्य कब आएगा? खरगे साहब ने पूछे। क्या कैसे देखते हो, इवैल्यूएट करते हो आप निजामुद्दीन जी? ये देखिए सर, ये बिल्कुल सही बात है। रामराज कोई हिंदुत्व नहीं है, रामराज एक व्यवस्था है। रामराज एक ऐसी व्यवस्था है कि लोग घरों में भी बोलते हैं भैया रामराज जाने वाला है। यानी वो रामराज जो भगवान राम के दौर में जो न्याय व्यवस्था थी कि उन्होंने सीता जी के इश्यूज को लेकर भी एक अग्नि परीक्षा करा दी। जब उसका एक सामान्य नागरिक ने सीता जी पर उंगली उठाया कि आप जंगल में थी, तो उसने उंगली उठाया, उसकी परीक्षा के लिए भगवान राम ने सीता जी को जो है अग्नि में प्रवेश करवाया। तो क्या उस राम राज्य की व्यवस्था को ये सरकार जो कह रही है कि मैं राम के आदर्श पर चलेंगे या राम की तरह होंगे, तो क्या इन्होंने किया? क्या आप साक्षी मलिक का इतिहास देखिए, आप उनके सांसदों का चरित्र देख लीजिए, आप संसद में बैठे सांसदों के चरित्र को देखिए, इनके चरित्र को देख लीजिए। तो राम राज्य एक व्यवस्था है और जो है भगवान राम सबके आदर्श हैं। अगर खरगे जी के बेटे ने ये सवाल किया है कि राम राज्य कब लाएंगे, तो राम राज्य लाने का मतलब हुआ कि सामाजिक व्यवस्था या न्यायिक व्यवस्था जो लागू थी भगवान राम के दौर में अयोध्या और अयोध्या के आसपास, वो यहाँ क्यों नहीं दिख रही है? क्या दलितों को मंदिर में प्रवेश होगा? क्या दलितों को इस देश के मंदिरों में पुजारी रखा जाएगा? क्या पुरी की मंदिर में किसी दलित को कभी जाने दिया जाएगा? या इस तरह की जो दूसरी व्यवस्थाएं हैं उन्हें लागू करेंगे क्या इस राम राज्य की जो बातें कर रहे हैं? इसलिए स्वाभाविक है कि लोग इस तरह का सवाल पूछेंगे, क्योंकि भगवान राम कोई पेटेंट या ब्रांड नहीं है बीजेपी के। भगवान राम इस देश के इमाम है और इस देश के सभी लोग उनमें आस्था रखते हैं और उन पर जो चीजें उनके दौर में हुई हैं, लोग चाहते हैं कि वो चीजें दिखे और लोगों को भी चाहें। लेकिन फिर भी निजाम साहब, एक छोटी सी चीज़ है, अभी तो खैर ये खबर थोड़ी सी अच्छी है आपके लिए। वो एबीपी सी वोटर का कोई सर्वे आया, अभी कल ही आया था, जहाँ पर यह दिखाया गया है कि एनडीए की जो पार्टीज हैं, जैसे कांग्रेस हो गई, शरद पवार साहब हो गए, उद्धव ठाकरे जी हो गए, उनकी जो परफॉर्मेंस रहेगी, उनका जो प्रदर्शन रहेगा लोकसभा चुनाव में, वो बीजेपी, शिंदे गुट सेना और अजीत दादा पवार एनसीपी से ज़्यादा अच्छा रहेगा। उन्होंने बताया कि कोई आप तकरीबन 29 सीट शायद जीत रहे हैं। 6 महीने पहले उन्होंने कहा था कि 32 सीट आप जीत रहे हैं, अभी कह रहे हैं कि 29 जीत रहे हैं 48 में से। तो लिहाजा महाराष्ट्र में तो अच्छा प्रदर्शन रहेगा, लेकिन बाकी हिंदुस्तान में आप पीछे हैं, तो बाकी हिंदुस्तान को कैसे कवर करेंगे? देखिए ये सिर्फ कहने की बात है कि हम पीछे हैं। देखिए सर, हम बिहार में इनको पूरी तरह पीटेंगे, बंगाल में हमारे एलआई इनके साथ मजबूती से आएगी, तमिलनाडु में हमारे एलआई मजबूती से होंगे, तेलंगाना में हम अभी सरकार बना के आए हैं, कर्नाटका में हमारी सरकार है, हमें आंध्रा देखना है और वहां भी हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अभी ये गोवा में भी साफ होंगे, आप देखना कि वहां जिस तरह के हालात थे वो तोड़ जोड़ करके ही लेके आए थे। अभी जल्द में अगर इन्होंने इससे पहले यानी 15 अप्रैल से पहले अगर चुनाव इन्होंने किया वहां हरियाणा का, तो हरियाणा में भी साफ हो जाएंगे। तो इससे ये बात साबित हो रहा है कि हम कहीं कमजोर नहीं हैं। जहां हमारे एलआई या हमारी कुछ व्यवस्थाएं गड़बड़ थी, वो टीम अब हमारे पास मजबूती से तैयार हो रही है और उसको हम सामने रखकर चुनाव में जाएंगे और पूरी ताकत और तैयारी के साथ होंगे, क्योंकि जनता हमारे साथ खड़ी है। जिस राजनीतिक दल के साथ 40% लोग अपने विश्वास दिखाते हो और उनके, तो आपको तय जान लेना चाहिए कि वहां हमारा भविष्य अच्छा है। इसलिए जो इस तरह की बातें कर रहे हैं उन्हें सोचने की जरूरत है कि वो मंथन करें कि वो कहां पिछड़ सकते हैं। हमें तो खोने के लिए कुछ नहीं है, हमें तो हासिल करना है वो सरकार बनाना। निजामुद्दीन जी, वेस्ट बंगाल में अमित शाह जी थे, जो आप सही कह रहे हैं, और वेस्ट बंगाल में जो बातें आपने कहा उससे आगे जाकर अमित शाह जी ने कहा कि सुनिए, सीएए कानून है, कानून बन गया है, इज अ लॉ ऑफ द लैंड, nobody can change it, nobody can change it,
सीएए रहेगा और कानून बन गया है और एनफोर्स होगा। पॉलिटिकल पार्टीज अपने लोगों को, अपने पॉलिसीज को गलत फहमी सर, आवाज करके नहीं लोगों को गुमराह कर रहे हैं। He can't ये hear. कानून। He can't hear. निजामुद्दीन जी सुनाई दे रहे हैं आपको? आवाज नहीं आ रही सर। निजामुद्दीन जी अभी आपको सुनाई दे रहे हैं? नो। हेलो। यस यस। ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट हो गया आपका। ब्लूटूथ But सर how can- आवाज नहीं आ रही। How will he hear you? Please send him a message. आवाज then. नहीं आ रही। मैसेज Please send मैसेज Nizam Saab a message that his Bluetooth has been disconnected. हाँ बात कर। Please do बात so. कर। So this is something that continuously. No, but as far as the BJP is concerned, I think that perhaps because of the Ram Mandir, the BJP might even be overconfident. There is a possibility. One never knows. Sir, but in which field you think that Mr. Modi is lacking? No, because we need to really, where is the false, you can say, a weak spot on the wall which the Congress can penetrate? Oh, well, quite a few. Manufacturing is down. Unemployment is up by about 6%, 3%. It's at 10.47%. वो जो कल बीजेपी के थे प्रदीप गावड़े साहब, वो बोल रहे थे कि अभी वी आर डाउन, एम्प्लॉयमेंट फिगर्स आर डाउन टू 3%. एब्सोल्यूट नॉनसेंस. CMIE के फिगर्स हैं that unemployment are up to about 10.47%. There is an agrarian crisis right now all over the country. आज अगर आप किसानों की बात करें, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात करें, जॉब्स की बात करें, बीजेपी हैज अ लॉट टू आंसर फॉर. सर आप इसको रिपोर्ट कार्ड देखोगे, द फिफ्थ बिगेस्ट इकोनॉमी, द बिगेस्ट डिजिटल रेवोल्यूशन एवर द वर्ल्ड हैज सीन, आर्टिकल 370, 35A, राम मंदिर पुनर्निर्माण, वर्बल ट्रिपल तलाक, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट स्ट्राइक, ये पूरे रिपोर्ट कार्ड है नेशनली जो उन्होंने किया। और जो गरीब कल्याण स्कीम्स है, किसान सम्मान, प्राइम मिनिस्टर किसान सम्मान, प्राइम मिनिस्टर आवास, जिसमें 4 करोड़ के आसपास लोगों को उन्होंने घर दिलाए, 80 करोड़ लोगों को खाना दे रहे हैं, उज्ज्वला योजना के तरफ गरीब जो महिलाएं हैं उनको गैस दे रहे हैं, आयुष्मान भारत के वजह 35 लाख को, अभी वो जो गाड़ी उनके मोदी जी के प्रॉमिस वाले गाड़ी, तो आप देखो कि हर घर नल से जल, हर घर में शौचालय, स्वच्छ भारत, आप कहा नो कल्याण हो या नेशनल परफॉर्मेंस हो, वेयर इज द डेंट इन द वॉल। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि जो ऑपोजिशन है, जो विपक्ष है, इसके खिलाफ कुछ भी कहने में सक्षम नहीं है। उनके पास मटेरियल है, बहुत है। फॉर इंस्टेंस, चाइना हैज एंटर्ड इनटू द कंट्री टू द एक्सटेंट ऑफ ऑलमोस्ट 2000 स्क्वायर किलोमीटर्स। इसके ऊपर विपक्ष ने किस प्रकार अपनी आवाज उठानी चाहिए, नहीं है। अभी हाल ही में पूंछ में एक और एम्बुश हुआ, 4 of our जवान्स वर किल्ड। उसके पहले जो 6 और हमारे जो फौजी मारे गए, उसके बारे में कुछ नहीं। अभी जो MV केम अपोलो जो शिप है, उसके ऊपर अटैक हुआ, इट हैज लिम्प्ड बैक इनटू बॉम्बे हार्बर राइट नाउ। मेरा ये कहना है कि जनाब, जिस फोकस से, जिस स्ट्रेंथ से, ताकत से विपक्ष को यानी कांग्रेस को एक एक चीज को सामने लाना चाहिए, हर जगह पर विपक्ष फेल है। लिहाजा मोदी जी के लिए रास्ता साफ है, क्योंकि उनके सामने उनको क्रिटिसाइज करने वाला कोई नहीं है। अब आप जगदीप धनखड़ साहब का ही मैटर ले लीजिए, वो कहते हैं जाटों का अपमान हो गया। अरे भाई, इतने जितने भी हमारे रेसलर हैं वो सारे जाटे हैं। आपने उनको रौंद दिया, आपने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया, लड़कियों के ऊपर मर्द पुलिस ने अपने बूट रख दिए उनकी शक्लों पे, उनके मुंह के ऊपर, तब जाटों का अपमान नहीं हुआ। 750 किसान मर गए, जिसमें 500 के करीब जाट थे, तब जाटों का अपमान नहीं हुआ। Now the point is, somebody will have to say it in a proper manner which reaches people and which reverberates with people. But the opposition, led by the Congress, seems incapable of doing that. All they are concerned with is just scoring brownie points in various, Sir, the television channels. जो segment है, now polarization of votes, 80% हिंदू votes जो अडवाणी जी के वक्त पर था कि कांग्रेस के जो फॉर्मूला इंदिरा गांधी ब्राह्मण दलित मुसलमान, वो फॉर्मूला तो अभी रह नहीं गया, बिकॉज दैट इज ऑलरेडी बीन द रीजनल पार्टीज हैव टेकन ओवर द वोट शेयर।
BJP consolidation of Hindu votes has been agenda. Rahul Gandhi tried to break that by playing the OBC card, but वहां पर भी मोदी जी ने कहा अगर कोई OBC है तो मैं OBC हूं, and the OBC Prime Minister is going to do the प्राण प्रतिष्ठान. तो what message are you sending? अगर आप कहते हो कि 84% of the OBC you are fighting for that, राहुल गांधी जी फाइट कर रहे हैं, तो here is a Prime Minister, he himself is a OBC, वो खुद प्राण प्रतिष्ठान कर रहे हैं, तो वोट शेयर के आप देखोगे he is still consolidating the 80% Hindu votes and making a dent where the Muslim votes are concerned. Now Congress is in a fix because after all more than development, okay, the more than everything, religion does play a role. Religion does play a role, and Congress played it sweetly. The fact is, as far as the Congress is concerned, the Congress, they have lost their mojo. They don't know what to do. Let's be very clear. Congress is over. अभी आप भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 कर लीजिए, उसको न्याय यात्रा बुला लीजिए या कुछ भी बुला लीजिए, राम मंदिर के सामने सब फेल है. आप अपनी बात सामने रखने में सक्षम नहीं हैं. आपके पास इश्यूज बहुत हैं. मैं फिर बोलता हूं, 2024 इलेक्शन इज ओवर. 2024 का चुनाव हो चुका है जनाब. नरेंद्र मोदी जी वापस आ रहे हैं 350 सीट के साथ. अब कांग्रेस को तय करना है कि उनकी मिनिमम 100 सीट आएंगी कि नहीं आएंगी. 100 सीट तभी आ सकती हैं अगर कांग्रेस अकेले लड़े तो. 542 सीट जो हैं लोकसभा की, हर सीट के ऊपर कांग्रेस को अपना उम्मीदवार उतारना चाहिए. भारतीय जनता पार्टी और उसके एलाइज के साथ लड़ना चाहिए. कांग्रेस को अकेले लड़ना चाहिए और फिर देखिए आप कितने पानी में हैं. 2029 के लिए आप प्लान कीजिए. 2024 इज ओवर. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है प्रदीप जी, अगर ये लोग कांग्रेस के जो लोग हैं अगर इंडिया अलायंस के साथ लड़ते हैं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कांग्रेस मे नॉट गेट इवन 25 सीट्स. इस बार हो सकता है. आई थिंक कांग्रेस इज प्लेइंग इट सो स्वीटली. वो इतना बिकॉज अभी तक वो सीरियस थे, तो अब तक बहुत कुछ होना चाहिए था. मोर देन 70% ऑफ द वर्क शॉट बीन ओवर. Now the Congress is really seems to be sincere about it. Now the other parties is really sincere about it. आपको अगर मोदी जी को हराना है 2024 में, ये झील था, तो आप every parties have to push in to say that please hold the meeting, or Congress should be after all the parties, please hold the meeting. Let us finalize things. I think the Congress would do better by fighting alone. That is the only thing left. If they fight alone, yes sir, they'll know exactly where they stand. this भारत जो नया जोड़ो यात्रा, जो नया नाम दिया है भारत न्याय यात्रा, now this is going to be a critical factor because east से west you're moving across the Deccan, across all those states which BJP is doing very well. So if they can shake their improve their striking rate, the winning rate अगर कांग्रेस ने बढ़ा दिया, 1-to-1 कॉन्टेस्ट, मध्य प्रदेश 1-to-1 कॉन्टेस्ट, महाराष्ट्र ठीक है, बट इट्स मोर और लेस द बीजेपी वर्सेस द कांग्रेस. इफ यू सी ऑल अक्रॉस जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं, इट इज 1-to-1 फाइट बिटवीन द बीजेपी एंड द कांग्रेस. सो इफ दे इंक्रीज देयर स्ट्राइक रेट हियर ऑफ विक्ट्री, then they can really make a dent. Now this is going to be a decisive, and Rahul Gandhi जिस प्रकार से seriously लेंगे, and they really done it. They have really done it. They didn't wait for the India Alliance meeting to announce that Rahul Gandhi ji का second जोड़ो यात्रा चलने वाला है. They already announced it immediately, and they're going to start on January 14th. Yes, and they have announced it that it will take place before Narendra Modi's Pran Pratishthan, Ayodhya, Ram Mandir Punar Nirman. So, if they play the cards well, he could even dwarf this particular event. Rahul Gandhi could dwarf this particular event. Well, let's see how it plays out. Considering, and I'm really very interested in seeing how the anniversary, 130th anniversary of the Congress party is going to play out in Nagpur tomorrow. नागपुर में 28 तारीख को, 28 दिसंबर को किस प्रकार जो 138वीं सालगिरह है कांग्रेस की स्थापना की, 1885 में कांग्रेस बनी थी. लेट्स सी हाउ दैट प्लेज आउट.